है। तो ये तो कहने में कौम के साथ भी बेईमानी है और अपने ये बात जो मुझे कहना चाहिए था आप ही ने कह दिया। हाँ। बहुत बड़ी बेईमानी है। मुझे बहुत दर्द होता है चेयरमैन साहब, मैं जब सुबह में देखता हूँ हज़ारों लड़कियाँ मिफ्ताह-उल-उलूम की शाख में इस तरह से नुमानी में जाती हैं। मेरा दिल ये पूछता है कि इंटर और के बाद ये जाती कहाँ है। कभी किसी मदरसे ने क्लेम किया कि हमारे यहाँ से इंटर करके कोई बच्ची नीट निकाली? क्यों लिटिल फ्लावर ही, क्यों अमृत ही? नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल, द नेशन फाउंडेशन के फाउंडर जमील अंसारी साहब आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे तालीम के बहुत सारे उन्वानात पे, आपके बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं जमील साहब के बारे में, जमील साहब का सबसे पहले तो इस्तकबाल करता हूं आपकी बात में, चूँकि ये बुनकरों का यूट्यूब चैनल है और आप भी एक बुनकर परिवार से ही आते हैं जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन से लेके फिर तालीम का दौर, फिर जगह सर्विसेज आपने की, उन सारे मामलात को थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए सबक का ज़रिया बन सकती है। तो इसलिए आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे मुश्किल हालात से आप निकले, कैसे बड़े हुए, फिर कहाँ एडमिशन लिया, कहाँ पढ़ाई पढ़ी। मैं चाहता हूँ कि इन बातों को थोड़ा सा बताइए शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन से, और उससे पहले से भी आप बताना चाहें तो बताएं। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब, अपने चैनल पे मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बचपन की तालीम जो है, जिसको हम लोग प्राइमरी तालीम कहते हैं, मदरसे से हुई है जी। मदरसा मिफ्ताह-उल-उलूम जो यहाँ कसारी में जो शाख थी जो, उसी में मैंने अपनी तालीम शुरू की थी। और प्राइमरी करने के बाद यानी 5 के बाद बहुत सारे दोस्त जो है स्कूल में चले गए, कोई कटरे में चला गया, ये सब बातें होती रहीं। लेकिन मेरे अब्बू जो कि एक खुद बुनकर थे, रंगाई का काम करते थे, बिना तनाव का काम भी था। तो उस वक्त तो सूत रहा होगा, नायलॉन तो नहीं रहा होगा? सूत की रंगाई होती थी। और ख़ुद मेरे अब्बू जो है साड़ी का भी काम करते थे, मेरी अपनी दुकान है मार्केट में। उस समय मेरा भी एक बार मन किया कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, लेकिन मेरे अब्बू को पता नहीं क्या तजर्बा था ज़िंदगी का, हालांकि वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जहाँ जाना है पढ़ने जाना, जहाँ तुमको पढ़ने जाना है जाना, लेकिन मेरी मानो तो मुंशी ज़रूर कर लेना, इससे तुम्हारा जहन खुल जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने मिफ्ताह-उल-उलूम से मुंशी की डिग्री हासिल की। लेकिन मुंशी की डिग्री हासिल करने के बाद मेरे जहन में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होने लगे। मैं अपने आसपास मोहल्ले में लोगों को देखता था कि मुंशी करने के बाद लोग मदारिस में जाते हैं, 7 साल 8 साल के बाद फरागत होती है, कोई मौलवी साहब बनते हैं, कोई हाफिज़ साहब बनते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी तालीम उनके रोज़ी रोटी का ज़रिया बनती है। ये सवाल मेरे जहन में बहुत कई बार गूंजता था। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम में जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख के। ये ख्याल किस क्लास में आप थे तो आया? ये 8th में, मुंशी जब। अच्छा। तो बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैं पहला इंसान हूँ अपने घर में जो मैंने बीटेक किया, फिर MSc किया। तो मैं जब अपनी बातें अपने परिवार में रखता था, चूँकि कंबाइंड फैमिली थी, तो ये बड़ी दूसरे नज़रों से देखी जाती थी और कहा जाता था कि पैंट शर्ट पहनने के शौक़ से ये मदरसे से छोड़ के स्कूल जाना चाहता है। बहरहाल, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, उनको अल्लाह ने बड़ी जहानत दी थी। उन्होंने सबकी बात एक तरफ रखी और मुझसे बस एक बात कहा कि बेटा, सब लोग कह रहे हैं स्कूल में जाओगे तो लड़कियां पढ़ती हैं, बड़ा कंप्लेन आती है, तो जाओ तुम पढ़ने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा कभी कोई शिकायत ना है। उस समय DAV में, उस समय अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल नहीं होते थे, ये बात है 95-96 की। तो DAV ही सब कुछ था बेस्ट स्कूल में। तो उस समय 15 या 16 सीट बाहर वालों के लिए होते थे, 1200-1300 बच्चे बैठते थे, खोपा घोसी अदरी सब मिला के। तो मेरे घर वालों ने मुझे चैलेंज दिया कि तुम अगर एंट्रेंस निकाल लोगे तब तो पढ़ना है तुमको। तो यही मेरे बड़े भाई शकील भाई, उन्होंने कहा था कि अगर तुम टेस्ट निकाल लोगे तो हम तुमको 50 रुपया इनाम देंगे। टेस्ट आया तो मुझसे पहले मेरे भैया जाके देख आए
और डीएवी के गेट पे मेरिट लिस्ट लगी हुई थी और आके कह रहे हैं अम्मा से कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी आँख से देखूँगा। मेरे भाई मुझे साइकिल पे बैठा के ले गए और जब हम लोग गए तो मेरी 3rd पोजीशन थी एंट्रेंस में और मेरा एडमिशन हुआ। सिर्फ 100 रुपये की रसीद कटी आर्य समाज के नाम पे और मैंने 2 साल डीएवी में पढ़ाई की। मगर वो दौरान भी बड़े काम करने का था क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था और इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि वो डेप्थ जानते ही नहीं थे पढ़ाई की वैल्यू। उसके बाद डीएवी में पढ़ने लगा तो अपने अब्बू के साथ सूत सुखाने के बाद रात में अब्बू बाज़ार से आते तो पूरा बंडल बांध के सुबह जिस दलाल के बैठके में ज़रूरत है इधर आसपास सब जगह कंधे पे बंडल रख के पहुंचाना, सबसे फरागत के बाद जल्दी जल्दी ड्रेस पहनना, साइकिल उठाना और स्कूल जाना। बाहर जाने का कब बना प्लान? बाहर जाने का प्लान बना जब मैं 12th कर लिया। अच्छा, वहीं से तालीम डीएवी से किया? डीएवी से। उसके बाद भी घर पे ये हुआ कि तुम बाहर मत जाओ, घर पे रंगाई बहुत अच्छी चल रही है, करो। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई का हिसाब खुद दूँ। भाई कमा रहे हैं, मान लीजिए 25,000 कमा रहे हैं, मैं भी शामिल हो जाऊँगा तो 30,000 हो जाएगा। लेकिन जिस दिन रंगाई बंद होगी उस दिन सब बंद हो जाएगा। तो मेरी ज़िद थी। खैर मेरे घर वालों ने साथ दिया, मैं बाहर गया, पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने बीटेक किया है VIT से, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वो कॉलेज तरक्की डिसिप्लिन की एक मिसाल है। अगर ज़िंदगी में कभी टाइम मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा। लोग घूमने जाते हैं ना, घूमने ही सही, लेकिन वेल्लोर जाइएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने ऐसी जगह से बीटेक किया है और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बहुत खुल गई। मैंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा और वहाँ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी एक ऐसी खिड़की है जिससे झांक के आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। और मेरे 2 साल गुजरने के बाद मेरे सीनियर्स ने बताया कि जमील, अगर तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि इतनी छोटी जगह से आके, जब आप मोहल्ले से निकल के बड़ी जगह पढ़ने जाते हो ना तो आपके घर वालों को बड़े लोग ताना मारते हैं कि क्या पढ़ा होते हो, पढ़ लिख के बीवी बच्चों को लेकर चला जाएगा, आपको क्या फ़ायदा। और ऐसा हुआ है हमारे समाज में, तो वो तो हमें देखना है। तो मुझे बड़ा प्रेशर था कि अगर मैं पढ़ लिख के जॉब नहीं मिली तो बड़ी बेइज्जती है और मैं एक मिसाल बन जाऊंगा। मेरी वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं जा पाएंगे। लोग कहेंगे क्या फ़ायदा पढ़ने से, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। और इस तरह का मिजाज भी है हमारा। मैंने 2nd ईयर पास होते 3rd ईयर में मैंने ये सोच लिया कि बाय एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पे ध्यान दिया। इंग्लिश ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है 3rd ईयर में मैं त्रिवेंद्रम गया, चेयरमैन साहब, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बनाई थी। वहाँ गया और वहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीती। केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने मेरा नाम लिया उस हॉल में तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश आ गई है। प्रेजेंटेशन के बाद अकेले मैंने प्रेजेंटेशन दिया था और वो दिन मुझे इसलिए याद है कि उसी दिन हबीबुल्लाह चेयरमैन साहब, जो कि मेरे मामू भी लगते हैं, उनका इंतकाल हुआ था। बहरहाल वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, बीटेक किया। मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में सबसे अच्छा एजुकेशन में कर सकता हूँ। बहरहाल उसको पढ़ाते थे। उसके बाद वहाँ से करने के बाद आया मैं दिल्ली। वहाँ से मेरा जॉब का, जिसको करियर कहते हैं, दिल्ली में काफ़ी दिन स्ट्रगल किया, कोचिंग में पढ़ाया जामिया के बच्चों को। उसके बाद मेरी पहली नौकरी लगी चेयरमैन। जामिया के बच्चों को क्या पढ़ाया? जामिया के बच्चे जो कम्युनिकेशन स्किल में वीक होते थे, जैसे MBA कर लिए, बिहार के हैं, गोरखपुर के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। वो अगर आप MBA करते हो, याद रखिएगा, MBA की नौकरी 3,500 से लेके 1.25 करोड़ तक के पैकेज की है। तो अगर आप MBA करते हो तो सामने वाली कंपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो जानती है कि आपको इंग्लिश आती होगी, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश हाउ यू विल मैनेज दी पीपल। तो जो लोग MBA कर लेते थे उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती थी। तो मुझे इंग्लिश आ चुकी थी तो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के अपना जेब खर्च निकालना भी तो ज़रूरी है, कब तक घर से पैसा लोगे। बहरहाल ये सब करते करते उस रिसेशन के टाइम में 2009 में मेरी पहली जॉब लगी इंडिया के सबसे बड़े पब्लिकेशन, जिसको हम S चंद पब्लिकेशन कहते हैं, और उसकी किताब जो लखमीर सिंह की जो किताब है, सारे CBSE स्कूल में पढ़ाई जाती है 10th में, उसमें मैं एज ए कंटेंट राइटर बना। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिखता था और बायो, तीनों लिखता था। उस समय चेयरमैन साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, उस समय उत्तरांचल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रिलीज़ किया था कि हम NCERT को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और CD बना के, और मदरसों में कंप्यूटर फ्री देंगे, ट्रेनर फ्री देंगे, उन्हीं टीचर्स को जो साइंस के टीचर उनको हम ट्रेन करेंगे, और मदरसे के बच्चों को अंग्रेज़ी
और साइंस की तालीम भी उनके उर्दू के तालीम के साथ साथ देंगे, सो दैट वो सरकार के रनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ पाएँ, उनकी भी तालीम उनके रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सके। इस सिलसिले में वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और जो कि एस चंद बहुत बड़ा पब्लिकेशन भी था, तो वो प्रोजेक्ट एस चंद को मिला। उसमें मैं गया तो वो बड़ा बिखरा हुआ था। वसीम खान जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने मुंशी किया, कैन यू डू इट? मैंने कहा यस सर, मैं कर सकता हूँ। मुंशी किया, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है और अच्छी भी है। मुझे याद है कि मैंने वहाँ शुरू किया, और वीओ जिसको वॉइस ओवर, अब जब कोई फिल्म चलती है तो आप देखते हैं ना उसमें आवाज़ आती है, तो आवाज़ भी मैं ही देता था, और पूरी अंग्रेज़ी के चैप्टर को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता था। बड़ी मेहनत से मैंने काम किया। और पहली बार जब हम लोग, आप जाएंगे नरेंद्र नगर, देहरादून में नरेंद्र नगर उत्तराखंड में, जैसे हमारे यहाँ NCERT है ना, वहाँ SCERT है, वहाँ मैंने प्रेजेंटेशन दिया। ये बात मैं अपनी स्पीच में भी बता चुका हूँ। वहाँ ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, क्योंकि फ़ारसी के नॉलेज की वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था। मुंशी का ये फ़ायदा था। वो प्रोजेक्ट आज भी देहरादून उत्तराखंड में जाइए, मदारिस में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उर्दू का, जो कंप्यूटर से पढ़ा रही है। बिहार के कुछ इलाकों में चल रहा है प्रोजेक्ट? नहीं, उत्तराखंड। मैं बता, अभी बिहार और यूपी पे आऊँगा। हम लोग गए वहाँ पे, और सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट वहाँ रन कर रहा है। वहाँ के बच्चे दोनों पढ़ाई पढ़ते हैं। हमारी कंपनी ने बहुत कोशिश किया। मैंने इस्लामिक सेंटर में भी प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कपिल सिब्बल के सामने। मौलाना असद मदनी साहब से साइन प्रोजेक्ट को लेके हम लोग, हमारे जो सेल्स टीम थी यूपी और बिहार में गई, लेकिन यहाँ के जो उलमा लोग थे मदारिस में, इन लोगों ने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इस्लामी तालीम होती है। मुझे दुख इसी बात का है, ये बात है 2011 और 10 की। उस समय इन लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया होता तो आज इनसे ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करवाया जाता। मुझे खूब पता है कि हमारे मदारिस में NCERT की किताबें रखी हुई हैं आगे। वो जो प्रोजेक्ट उर्दू वाला था, तो वो मदारिस को गया? उत्तराखंड में अप्लाई है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। उससे क्या रिजल्ट आया? 11 में ये शुरू हुआ था, और अब 2020 चल रहा है। 9 सालों में क्या दिखा वहाँ पे उत्तराखंड में ये चल रहा है। वहाँ से पास आउट बच्चे बैंक का फॉर्म भरते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं, सब कुछ। जो एक आम स्कूल का बच्चा जो जॉब पा सकता है, वो मदारिस के बच्चे भी वो नौकरी पा रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये बहुत बड़ा, एक हमारी कम्युनिटी के लिए तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आज मान लीजिए हमारे यहाँ से बच्चा मौलवी कर लेता है, मदारिस में तो नौकरी निकलती नहीं। सरकार के जितने प्रोजेक्ट हैं उन फॉर्म को भरने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। गवर्नमेंट चाहती थी कि इन बच्चों को हम गवर्नमेंट के रनिंग प्रोजेक्ट से जोड़ें, ये भी बच्चे हमें कंट्रीब्यूट करें, जॉब में आएँ। ये भी इनके पास भी ज़हन है, बिना ज़हन के थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं अरबी फ़ारसी की। तो वो एक मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद 1 साल करने के बाद मुझे पूरी साइंस उर्दू में याद हो गई थी, कि अणु, परमाणु, सालमा, ये सब। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट में, और मैंने लगभग कर ही दिया था वो। फिर हमने राजस्थान में वो प्रोजेक्ट किया, बहुत जगह किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे साइंस में, इंग्लिश में काम करना चाहिए। तो मैंने वो कंपनी रिज़ाइन करी, और एक क्लास टीचर नाम की कंपनी, जो कि DAV में, आप NCR में जाएंगे तो करीब 400 स्कूल हैं DAVs के, और बाकी CBSE से एफिलेटेड, DPS वगैरह। हमारी कंपनी उनको डिजिटल कंटेंट देती थी। हम लोग डिजिटल कंटेंट बनाते थे। मैं वहाँ टीम लीड था। मेरा काम होता था DPS में, फादर एग्नेल बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ फातिमा है ना, नोएडा में 40 से सामने जाइएगा तो फादर एग्नेल बहुत बड़ा स्कूल है क्रिश्चियन का। वहाँ पे मेरी एक केबिन होती थी। मैं सिर्फ इसलिए 3 दिन बैठता था कि मेरी टीम ने जो कंटेंट बनाया है, टीचर को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरा डिटेल में उनसे डिस्कशन करना, मेरी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको करेक्ट करवाना, या मैंने कुछ अपने दिमाग से किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है, टीचर को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको समझाना, ये मेरा काम होता था। मैंने 2.5 साल वहाँ काम किया एज ए टीम लीड। फिर उसके बाद 2012 में करीब रमज़ान के महीने में मेरा इंटरव्यू हुआ दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण को ये एहसास हुआ कि प्रिंट मीडिया बहुत दिन सर्वाइव नहीं करने वाली है, डिजिटल आ रही है। एजुकेशन का जो ग्रोथ है वो डिजिटल में बहुत तेज़ हो रहा था, बाईजूस वगैरह ये सब। मेरा वहाँ सिलेक्शन एज ए CBSE डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए एज ए कंटेंट मैनेजर हुआ 2012 में। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लग रहा था मैं मैनेजर हूँ तो मेरी टीम होगी, लेकिन टीम नहीं थी। हमारी जो CEO थी, शी वॉज रियली अ ग्रेट लेडी। उनका बॉर्न और ब्रॉटअप पूरा US का है, सुकृति गुप्ता। ये यहाँ आपने बनाया द नेशन फाउंडेशन? हाँ। क्यों ख्याल आया? बीच में मैं, मतलब ये कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे। हाँ। तो जॉब छोड़ने का वहाँ से अपसेट हुए आप, तब जॉब छोड़ा आपने, या आपके मन में कोई ख्याल आया कि खुद कुछ ज़्यादा बेहतर करने का? नहीं। देखिए, जब सैलरी ज़्यादा होती है
तो आदमी गाली सुन के भी खुश रहता है, ये इंडस्ट्री का वसूल है। मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। आदमी कोई कितनी बड़ी जॉब में हो, प्राइवेट में, बंद केबिन में, सब कोई अपने बॉस से गाली सुनता है। हाँ। ये एक रोज़मर्रा का रूटीन है, और निकलते ही दोनों साथ चाय पीने भी जाते हैं, ठीक है ना। मैं अपसेट कभी नहीं हुआ अपनी जॉब से, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैंने पहली बार इंटरव्यू किया आनंद कुमार का, आनंद कुमार के बारे में आप जानते होंगे, सुपर 30 के मालिक, जो 30 में 30 IIT भेजते हैं, जिनके ऊपर अभी सुपर 30 मूवी भी बनी है, ऋतिक रोशन ने की है। जी जी। जब मैं उनसे मिला चेयरमैन साहब, तो मैं बड़ा कहते हैं ना प्रेरित हुआ, बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरे उनकी पर्सनालिटी का मेरे ऊपर, कि इतना सिंपल सा आदमी बिहार में रह के इतना बड़ा काम कर रहा है। मैंने भी 7 साल 8 साल सीखा है इंडस्ट्री में, और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने टीचिंग कभी नहीं छोड़ी। 5 दिन मेरा वर्किंग होता था, सैटरडे संडे मैं नीट की कोचिंग, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत दूर दूर जाता था। मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का ये मिशन था कि अंत में मुझे टीचर बनना है। पढ़ाता था, कभी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, और सब्जेक्ट टच में इसलिए था क्योंकि एजुकेशन में ही काम कर रहा था। उसके बाद वहाँ से जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मऊ जाना चाहिए। लेकिन मैं एक मिनट थोड़ा सा रुकूंगा मऊ आने से पहले। हम्म। आपने सुपर 30 की बात की है, सुपर 30 के बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उनके पढ़ाने का क्या तरीका है कि इतना पॉपुलर हो रहा है। सर, सुपर 30 का अगर आपको डिटेल में इंटरव्यू देना, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुख्तसरन थोड़ा उसका तारुफ तो कराइए। करा देते हैं, लेकिन डिटेल में अगर जानेंगे तो आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जागरण जोश की वेबसाइट पे पूरा डिटेल इंटरव्यू है आनंद सर का। उनके बारे में ये है कि उनके बाबूजी की नौकरी चली गई थी, तो वो नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिली। उनका विदेशी किसी ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में एडमिशन हुआ था, मैथमेटिक्स से PhD का। जहाज़ का पैसा नहीं था कि जाएं वो, तो वो ट्यूशन पढ़ाने लगे। उनके भाई थे छोटे, जब बच्चों को ले आए पढ़ाएं तो भाग जाएं। बाद में 2 मल्लाहों के बच्चों को पकड़ के ले आए उनके छोटे भाई, जो कि 8 पास थे। तो बोले भैया ये 2 बच्चों को पकड़िए, और अगर ये भाग जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप टीचर नहीं हैं, आप जाके कहीं बाबू की नौकरी कर लीजिए। ये उनकी ज़बानी बता रहा हूँ। तो बोले ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। बोला उन्हीं बच्चों को मैंने अपने घर रख लिया, उनके माँ बाप से परमिशन लेके कि 4 साल बाद लौटा दूंगा। 9th पढ़ाया, 10th पढ़ाया, 11th पढ़ाया, 12th पढ़ाया, और पहले साल में दोनों बच्चों ने IIT क्रैक किया। मैंने पूछा कि सर क्या स्टाइल है उसमें। जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उसमें देखिएगा उन्होंने पढ़ा के बताया पहाड़ा याद करने का तरीका। तो उन्होंने एक चीज़ कहा बहुत ज़रूरी, कि स्टूडेंट को अगर 9th में गया है ना, और 9th का मैथ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो घर आके 8th का मैथ उठाना चाहिए। 8th का नहीं समझ में आ रहा तो 7th का उठाना चाहिए। और टीचर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है कि टीचर सबसे पहले तो अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार हो, बिना पढ़े क्लास में ना जाए, और बच्चों को जब पढ़ाए ना तो ये उनसे इमोशनली अटैच हो जाए कि बिना सिलेक्शन के मुझे चैन नहीं है, और जज्बाती और जुनून की हद को पार कर जाए कि इस बच्चे का जब तक सिलेक्शन नहीं है मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। जब आपने कोचिंग बनाने का खुद इरादा किया कि द नेशन फाउंडेशन की बुनियाद रखने का जब इरादा किया, तो क्या आपके जहन में सुपर 30 था क्या? सुपर 30 तो उसकी पूरी एक इमेज थी मेरे पास, लेकिन मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था मऊ जैसी ड्राई जगह पे आके इतना बड़ा ख्वाब नुमायाँ करना। लेकिन 4 साल मैंने इसकी तैयारी की। मैं मऊ के स्कूलों में आता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा ताकि लोग मुझे जाने। मैं फील्ड बनाता रहा, बहुत सारे स्कूलों में गया ताकि मुझे भी तजर्बा हो। फाइनली वो दिन आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब मैं परफेक्ट हूँ, आई कैन लॉन्च माई सेल्फ इन टू द मऊ। तो मैंने अपने आप को लॉन्च किया और एक कोचिंग की बुनियाद डाली। मेरी ज़मीन थी, वहाँ हमने कोचिंग बनाई। और कितना दिन हो गया? ये करीब सर 2 साल हो गया। कहाँ तक मुतमईन है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी कोचिंग की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। इसको कहते हैं ना, एक होता है ऐसे, एक होता है यूँ। तो मेरे कोचिंग की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी कोचिंग की परफॉर्मेंस से। आप तो टीचिंग में ही रहे, एक तरह से कहा जाएगा कि लंबे समय तक पढ़े, अब फिर पढ़ते रहे, फिर पढ़ाने में आए, मतलब उसी फील्ड में आप रहे। एजुकेशन में ही था मैं। तो मऊ में जो टीचर्स हैं तो उनके मयार से कितना मुतमईन है आप? सर देखिए, यहाँ जो टीचर्स हैं तमाम स्कूलों में, मैं हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की अलग बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, टीचर का मयार, सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर को सेलेक्ट करने की जो एक विधि होती है, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाइएगा तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है। मैंने यहाँ के स्कूलों में, कई स्कूलों में मैं गया, यहाँ पे मैंने वो विधि कहीं नहीं पाई। जो टीचर कम पैसा लेगा उसको रख लेंगे, ये यहाँ का बहुत बड़ा एक नेगेटिव है।
और मैं यहाँ के स्कूल के मैनेजर्स और फाउंडर को ये बोलना चाहता हूँ कि ख़ासतौर से अपनी कम्युनिटी के लोगों को कि सबक लीजिए VIT से, जिसने प्राइमरी 4 स्कूलों से शुरू किया और अरबों रुपए का उसका एम्पायर है। वो आदमी खड़ा होता होगा आज तो फ़ख्र से कहता होगा कि आई एम द ऑनर अलोन ऑफ दिस 1000 करोड़ ऑफ एम्पायर। कैसे बनाया उसने स्पीच में बोला कि वट एवर फीस आई एम टेकिंग फ्रॉम यू, जो कुछ भी मैं लेता हूँ ना वो लगा देता हूँ ताकि तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए मैं आगे की क्लास दे सकूँ। लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ मऊ में आने के बाद कि हमारे पास बड़े स्कूल नहीं हैं, हम भी फीस लेते हैं। टीचर्स के प्रोडक्शन का जो बात है, टीचर्स का प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। टीचर का प्रोडक्शन सर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम अपने इनकम का कोई बजट एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग के अलावा सिलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो ऐसे ऐसे स्कूल के अक्रॉस मऊ में गया हूँ कि बीच में टीचर अगर केमिस्ट्री का छोड़ के भाग गया है तो फिजिक्स वाले को फोर्स किया जाता है कि तुम ही केमिस्ट्री पढ़ाओ। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीमी इदारे जो हैं? हाँ, तालीमी इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग जो है टीचर को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस बनाइए, क्योंकि वही तो बुनियाद है। बिल्कुल बुनियाद वही है। मैं वैस भाई के यहाँ पढ़ाने आया था तो वैस भाई ने कहा कि हमारे टीचर को ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कहा सर दूंगा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरे गुरु भी हैं, उनके स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया है। उन्होंने कहा कि टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कहा सर मैं जनरल ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ख़ास तौर से उन टीचर्स को जो आपके AMU वाले बच्चों को पढ़ाते हैं कंपटीशन को, उन 4 टीचर्स को मैं पढ़ाना चाहता हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि जिनसे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा वो टीचर ही अगर उस लेवल पे नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बड़े काम की बात है। तो मैंने स्पेशली उनके टीचर्स को पढ़ाया था, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाया मैंने। तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन को एक और पैगाम देना चाहूँगा कि अपने पुराने रवैये को आप बदलिए। मतलब कि एक प्रिंसिपल होता है, पुराना एक निज़ाम है, और टीचर फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, हिंदी का है, इंग्लिश है, बहुत सारे वैरायटी के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल एक है। वो प्रिंसिपल अटेंडेंस देखे, फीस देखे, क्या देखे, स्कूल देखे, डिसिप्लिन देखे, क्या देखे, कि वो एकेडमिक देखे। तो मेरी एक राय है यहाँ के स्कूल्स को कि प्लीज़ आप एक एकेडमिक हेड रखिए जो उन टीचर्स की क्वालिटी को टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहे, ठोक बजा के देखता रहे कि ये लोग अपने को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, अपडेट कर रहे हैं कि नहीं। वो नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए टीचर्स मतलब जो प्रिंसिपल हैं उनको एकेडमिक हेड नहीं बल्कि मैनेजिंग हेड होगा बन जाता है। ही इज लाइक अ मैनेजर। उनके ऊपर खुद ही इतना बोझ है। टाइम से प्रेयर होना चाहिए, कौन टीचर आया कौन नहीं गया, टीचर छोड़ के चला गया उसका रिप्लेसमेंट ले आना है, छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब नहीं होगी, कौन बच्चा घर पहुंचा, बड़े सारे हेडेक हैं प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल को एक मैनेजमेंट का काम दीजिए। अपनी स्कूल की एजुकेशन को जज करने के लिए एक एकेडमिक हेड रखिए। और मैं देखता हूँ कि इत्तेफाकन ये मेरा अक्रॉस दी स्कूल नॉलेज रहा है कि ज़्यादातर जो मैनेजर हैं स्कूल के वो या तो मतलब खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीट नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनीज़ में छोटा एम्प्लॉय, उससे बड़ा एम्प्लॉय, उससे बड़ा एम्प्लॉय, उससे बड़ा, टॉप लेवल पे जब एकदम जनरल या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट CEO को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि CEO को वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा नॉलेज है, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट, 4-5 वाइस प्रेसिडेंट CEO के सलाहकार होते हैं और उनके नीचे के लोग अपने के नीचे के लोगों की क्वालिटी चेक करते हैं, उनसे सीनियर। स्कूल में ऐसा कोई मैनेजमेंट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मशीनरी अगर ठीक नहीं रहेगी हाँ, तो प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा। जाहिर सी बात है सर। हम अब धागा बना रहे हैं, क्वालिटी बिना क्वालिटी टेस्ट किए आप मार्केट में भेज दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट पता है ना क्या आएगा। तो ये किसी भी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसके ये जो उनका तरीक़ाकार है उसमें ये शामिल है। तो ये तो कहने में कौम के साथ भी बेईमानी है और अपने ये बात जो मुझे कहना चाहिए था आप ही ने कह दिया। बहुत बड़ी बेईमानी है। मुझे बहुत दर्द होता है चेयरमैन साहब, मैं जब सुबह में देखता हूँ हज़ारों लड़कियाँ मिफ्ताउल की शाख में इस तरह से नुमानी में जाती हैं। मेरा दिल ये पूछता है कि इंटर के बाद ये जाती कहाँ है। कभी किसी मदरसे ने क्लेम किया कि हमारे यहाँ से इंटर करके कोई बच्ची नीट निकाली? क्यों लिटिल फ्लावर ही, क्यों अमृत ही? आप खुद सोचिए कि अभी जो कोविड-19 चला था, मुसलमानों को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। 1 मिनट सोचिए चेयरमैन साहब कि अगर उसमें सामाजिक बहिष्कार वाली बात आती तो हमारे बच्चे कहाँ जाते पढ़ने।
स्कूलों में कह दिया जाता कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं, इनको 2 कमरे अलग दे दिए जाएं, उनकी पढ़ाई उसमें होगी, तो हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो तो ख़त्म हो जाता, हमारी कौम तो मर जाती, वहीं एहसास कमतरी का शिकार हो जाती। तो मैं तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे, इंशाल्लाह हम आपसे भी ताउन चाहेंगे और अपने बड़ों से जो इस शहर में हैं कि हम अपना जो यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, तो जो इस वक्त जो म्यार है उस लाइन पे चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ चल रहे हैं? मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर काम करने आए अभी ज़रूरत है सख्त। हाँ, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ चेयरमैन साहब, अगर आप काम करने आए हैं तो फ्रंट पे काम करिए। हर कोई मैनेजर बनेगा तो काम नहीं चलेगा। नीट, बैंकिंग, एसएससी, सीटीईटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई, इन बच्चों को पढ़ा के रोकना अपने आप में एक चैलेंज है, और इनको वही टीचर रोकेगा जिसने कॉम्पिटिटिव लाइफ जी है। मैं जब मऊ में आया तो मुझसे मेरे बड़े ही लोगों ने कहा था, मुझे याद है कि आपको हाई स्कूल और इंटर के बच्चे मिलेंगे जमील साहब, नीट और इंजीनियरिंग के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सर, मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ, लेकिन कोशिश करने में भी कोई बुराई थोड़ी है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या जिनकी फैमिली चाहती है कि मेरे बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं, तो उनको स्टडी किस तरह से करनी चाहिए? सर देखिए, सबका एक बेसिक तरीका है, एकदम मैं बता दूं आपको, तो उसकी फाउंडेशन आपने बड़ी मजबूत बनाई होगी, तभी एक फ्लोर उसके ऊपर हम जब नीचे बुनियादी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 की ये बुनियाद बनाते रहते हैं ना, तो 8 के बाद 9 10 11 12 इतना कमज़ोर, जिसको कहते हैं गारा की जोड़ैया, इतनी कमज़ोर होती है कि जैसे ही उस कमज़ोर बुनियाद पे इंजीनियरिंग या मेडिकल नाम की एक इमारत रखना चाहते हैं, वो ढह जाती है। और मैं तो बहुत मतलब दुख होता है, मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हर स्कूल के बच्चे आते हैं मेरे, माशाल्लाह मेरे यहाँ बहुत बच्चे हो गए हैं, कहते हैं सर हमारे टीचर कहते हैं एनसीईआरटी का पढ़ाएं, उसमें कुछ है। मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सर उसमें बहुत कुछ है। एनसीईआरटी एक ख़ास किताब है जो टीचर्स के लिए लिखी गई है, और अगर टीचर नकल से पास है, देहात से पास है, डिग्री इकट्ठा करके एलिजिबल हो गया टीचिंग के लिए, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पाएगा, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे की ज़िंदगी खराब है, याद रखिएगा। कोरोना से हम लोग जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो नीट या जेई के जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे कोटा में, लखनऊ में, दिल्ली में, या और भी बहुत सारी जगह हैं, तो उनमें से बहुत सारे जगह बच्चे तो आ गए वापस, उनमें से क्या कुछ बच्चे आपके साथ भी जुड़े? हाँ, और आपको क्या उनके साथ कुछ करने का मौका मिला? कोरोना से ये कोरोना काल से मुझे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। जो बच्चे नहीं जा सके उनके वालिदैन आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े रिप्यूटेड फैमिली के लोग आए, जिनके बच्चे अलीगढ़ पढ़े हुए थे, फातिमा से पढ़े हुए थे, 1 2 साल कोटा रहे हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़े हुए थे। वो आए, बोले जमील साहब आप कोचिंग चलाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर चलाते हैं। तो बोले कि विश्वास तो नहीं हो रहा है कि मऊ में उस लेवल की कोचिंग होगी, टीचर नहीं हुए हैं यहाँ पे, मेरी बच्ची 15 दिन पढ़ेगी तब हम डिसाइड करेंगे, या मेरा बच्चा। मैंने कहा सर 1 महीना पढ़िए आप। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने इतनी मेहनत करी कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ कोटा से आया हुआ है वो आज पढ़ रहा है, वापस नहीं गया है। तो कोटा के बच्चों को खासतौर से, जिनका कंपटीशन में 500 से ऊपर नंबर है मेडिकल में, उनको पढ़ा के रोकना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये चैलेंज है। और यहाँ के टीचर के लिए चैलेंज है कि अपने ही भाई बहन को आप रोक नहीं पा रहे हो। करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ का बिजनेस वो लोग दे रहे हैं कोटा में, कानपुर में, आप भी तो एमएससी हो, क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं रोकूंगा। तो कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई किया? सर नीट में मैंने 500 नंबर दिलाया पहली साल में। पहली साल में मैंने जो ये जेई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, एक ही बच्चा में, एक ही वालिदैन ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और मैंने उसी बच्चे को जेई क्वालिफाई कराया। उसी बच्चे को मैंने यूपी-टीयू क्वालिफाई कराया, जिसको उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक ही बच्चा था, मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान में ये है सर कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब जो नए सेशन है, मुबारकपुर, खैराबाद, बहुत सारी लड़कियां मेरे यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि मेरे पास हॉस्टल नहीं था। तो इंशाल्लाह कमिंग सेशन में मैं गर्ल हॉस्टल रिलीज़ कर रहा हूँ, लॉन्च करूँगा, लड़कियों को रहने का पूरा इंतज़ाम होगा। और फ्यूचर प्लान ये है कि हमारा फोकस अभी जेई और नीट, और मैं वालिदैन से मिलने वाला हूँ कि 9th से ही मुझे बच्चे को दीजिए, ताकि मैं उनको उसी जाविये पे काट काट के 12th तक जाते जाते मैं उनकी बुनियाद इतनी मजबूत बना दूं कि वो नीट अपने आप क्वालिफाई कर लें। तो ये मेरा एक लोगों को पैगाम है और रिक्वेस्ट भी है
कि आप भरोसा करिए नेशन फाउंडेशन पे, अपने बच्चों को 9th क्लास से दीजिए, ताकि आप जाइए दिल्ली बेंगलोर में 6 से एडमिशन हो रहे हैं, 6 से 9 की फ़ीस एक बार जमा होती है, 9 से 12 की फ़ीस एक बार जमा होती है, ताकि बच्चे जो है उस टीचर के टच में कंटिन्यू रहें, तो वो टीचर उसको शेप दे पाए। तो मैं भी चाहूँगा कि आप आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गार्जियन के लिए, मैं हमेशा अपनी स्पीच में बोलता हूँ कि गार्जियन इतना पैसा कमा रहे हैं मेहनत से, और बच्चों को 3800 3600 रुपये आप 12th की फ़ीस दे रहे हैं, थोड़ा सा तो एक दिन तो निकालिए, आधा घंटा, और अपने बच्चों के एजुकेशन का क्रॉस वेरिफिकेशन करिए। आप एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं और अच्छे स्पीकर भी हैं, तो क्या जो आपके वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्टेज शेयर करने का हुनर भी सिखाते हैं? क्योंकि हाँ। ये मुझे लगता है कि ऐसा हुनर है जिससे हम अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हाँ देखिए सर, आपने जो बोला मैं उसकी वजाहत कर दूँ। जितने लोग IAS मेन में सेलेक्ट होते हैं ना, प्री में सेलेक्ट होते हैं, फिर मेन में, फिर इंटरव्यू होता है। मेन में जो लोग सेलेक्ट होते हैं सब बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कुछ लोग कटते हैं, सब IAS नहीं बनते। तो जो आपने बात बोला है ना, वो वही रोल अदा करता है। हाउ गुड रिप्रेजेंटेटर यू आर, आप अपनी बात को कितना अच्छा रख पाते हैं, वही मेन क्वालिफाई करता है, वही इंटरव्यू क्वालिफाई करता है। बिल्कुल मैं अपने यहाँ इस बात को, मैं हर 10 दिन पे अपने क्लास में मोटिवेशन क्लास देता हूँ, बच्चों को जज्बा दिलाता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि ऐसा से कमतरी का शिकार मत हो। तुम्हारे घर में कोई जॉब करने वाला नहीं है, तो तुम्हारे में हो सकता है कि तुम्हारे आसपास ऐसी ध्वनियाँ आती हों, ऐसे साउंड आते हों, वाइब्रेशंस आते हों कि क्या पढ़ रहे हो, पढ़ के कुछ मिलेगा, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत सोचना। मैं तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। VIT गया मैं 60 बैच में, 60 के बैच में एक मुसलमान मैं था, एक लड़की थी। तो जब इंटरव्यू हुआ, नौकरी लगी, तो 60 लोगों ने फॉर्म भरा, सबको नौकरी मिली। तो 2 मुसलमान थे तो 2 को भी नौकरी मिली, और 58 वो थे तो उनको नौकरी मिली। कहाँ तशद्दुद है, कहाँ फिरका परस्ती है? आप इंटरव्यू, ये तो बहाना है ना करने का। एक आखिरी सवाल से ये है कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो और मेरे दिमाग में वो सवाल ना आया हो, आप कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई और पैगाम देना चाहते हो, कोई और बात ऐसी तालीम से मुताल्लिक जो छूट गई हो मेरे से सवाल करने में या आपके कहने में? नहीं, एक चीज़, जो कंपटीशन की बात आप कर रहे थे जी, तो जो हम 9-10 से बच्चों को पढ़ाते हैं चेयरमैन साहब, और उनको हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशी और कामयाबी का मकाम है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको AMU BHU प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वहाँ से वो ज़िंदगी को और क्लियरली देखती है और क्रीम बच्चों के साथ फाइट करना सीखती है। इस बार जैसे मेरे यहाँ से 3 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है मेरे यहाँ से, अदीला तबस्सुम का, और तंजीम इब्राहिम का, और अरीबा ज़र्रीन का। जो अदीला थी, मैं आपको बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अदीला तबस्सुम है वो ह्यूमैनिटीज़ से थी। उसको साफ बोला गया कि हम लोग साइंस की तैयारी कराते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी नहीं कराते हैं। मैंने कहा मैं अकेली हो तो उनको पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा। उसका मैंने एडमिशन लिया, और रेगुलरली चेयरमैन साहब मैंने 2 महीना उसको और एक लड़की की, आर्ट की 2 ही बच्चियाँ थी मेरे पास, और दोनों को मैंने पढ़ाया और दोनों सेलेक्ट हुई। अदीला की 10th रैंक है OBC में। टीचर्स के लिए मैं ख़ास तौर से मैं उनसे विनती करता हूं कि प्लीज़ जिस सब्जेक्ट के भी टीचर हो ना, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हो जाओ, टाइम से पहुंचो। बच्चे 20 बैठे हुए, 10 मिनट लेट आए तो 20 दाम में 200 मिनट लेट हुआ, एक बच्चे का 10 मिनट का लॉस हुआ। आप ये नहीं समझोगे सर, आप टाइम से आओ, टाइम से पढ़ाओ, और बिना पढ़े क्लास में मत जाओ। आप देखो उन बच्चों में, एक टीचर के लिए बड़ी खुशी होती है जब वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और उसका स्टूडेंट मुस्कुराहट से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसी टीचर के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। तो टीचर्स के लिए ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि प्लीज़, मऊ की सरजमीन पे आने के बाद मुझे टीचर्स की बड़ी कमी महसूस हो रही है। टीचर तो बहुत सारे हैं, चैलेंज लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्लीज़ चैलेंज लीजिए। दुनिया में कोई जो है कामयाब इंसान नहीं हुआ है अगर उसने चैलेंज नहीं लिया है। आप भी चैलेंज उठाइए, रोकिए अपने भाई बहन को कोटा जाने से, और मऊ को एक नया चमकता हुआ स्थान दीजिए भारत के नक्शे में। बेशक नाजरीन, आप सुन रहे थे जमील साहब को, और जमील साहब ने बिलाशुबा बड़े नशेब फराज देखे हैं, मुश्किल हालात भी देखे हैं, और अभी देख ही रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है कि बहुत हालात कोई बहुत बदल नहीं गए, लेकिन हौसला चूँकि बुलंद है, और हौसला बुलंद है तो यही जो जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यही कोचिंग इंस्टीट्यूट कल दिन एलन बन सकता है या कोई भी दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट बन सकता है। इसी तमाम तर नेक नीयती और नेक ख्यालात और शुभकामनाओं के साथ
आज जमील साहब आपका बेहद शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड टेकिंग द इंटरव्यू फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पेज या फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।